गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक मेरा चल रहा है examfactcreator.com पे या एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल क्रिएटेड बाय SK श्रीवास्तवा के ऊपर जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो हिंदी से रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं। चाहे वो कक्षा 10 से हो संबंधित हो, चाहे 12 से संबंधित हो, चाहे BA से संबंधित हो और चाहे MA से संबंधित हो। किसी भी टॉपिक में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन हैविंग in your mind, you will have to focus your attention upon the topic in order to gain some knowledge for the examination. सूरदास की भाषा शैली या भाषा योजना पर प्रकाश डालिए। तो सूरदास की ये क्वेश्चन हमारा है, सूरदास की भाषा शैली या भाषा योजना पर प्रकाश डालिए। तो हमारा उत्तर सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये लिखेंगे, हिंदी साहित्य के सूर्य। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के सूर्य प्रज्ञा चक्षु थोड़ा सा कठिन भाषा है। सूरदास जी ने अपने हृदय उद्गारों, मतलब दिल के अंदर जो उनके भाव होते थे, उद्गारों की भावाभिव्यक्ति यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग अपने काव्यों में किया है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि हिंदी साहित्य के सूर्य और प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी जो कि कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कितनी रचनाएं हैं इनकी। 1532 में आगरे के निकट रुनुक्ता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, या जो कुछ भी है इनका डिटेल, उससे संबंधित हमारी बात यहाँ पे नहीं है। इन्होंने कौन कौन सी रचना की, सूरसागर, भ्रमर गीत इत्यादि रचनाएं की, उससे संबंधित मेरा क्वेश्चन यहाँ नहीं है। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है कि सूरदास जी ने जो भाषा शैली या भाषा योजना अपनी बनाई, उस पर हमको प्रकाश डालना है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो हमने एक सूत्र ले लिया। ठीक है, हर चीज का मैं सूत्र देने का अधिकतम प्रयास करता हूं। सूत्र मेरा है सलिल भी शशांक भी बुधवार से समय देंगे। बुधवार से समय देंगे, ये लाइन आपको याद रखना है। सलिल भी और शशांक भी बुधवार से समय देंगे। ज्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, बट ये जरूर कह रहा हूं
कि आपको मैं ये चीज़ें पास होने के उद्देश्य मात्र से नहीं बता रहा हूँ। आप आगे चल करके आगे हो सकता है कि आपको किसी बच्चे को एजुकेट करना हो, ट्रीट करना हो, उसको पढ़ाना हो, लिखाना हो और उसको अच्छी से अच्छी टेक्निक देना हो कि कैसे वो एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाए, कैसे वो हेडिंगों का समावेश करे, कैसे उसके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इस संदर्भ में भी आपको मैं सज्ञानता में लेते हुए इस चीज के ऊपर बल देना चाहता हूं कि आप इन सब सूत्रों का ध्यान रखें। सूत्र हमारा है सूरदास की भाषा शैली या भाषा योजना से संबंधित। सलिल भी शशांक भी बुधवार से समय देंगे। तो सा बराबर है साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक परिष्कृत, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा, एवं परिमार्जित भाषा। सूरदास जी की जो भाषा थी साहित्यिक थी, परिष्कृत थी और परिमार्जित भाषा थी, जिसका यूज उन्होंने अपने काव्य में किया। ला बराबर है लोकोक्तियों, लोकोक्तियों, लोकोक्तियों वाली भाषा। ला बराबर क्या हो गया? लोकोक्तियों वाली भाषा। लोकोक्तियां समझ रहे हो कि लोकोक्तियां का मतलब होता है कि जो हमारे समाज में बहुत सारी कहावतें होती हैं ना, लोकोक्तियां होती हैं, उक्तियां होती हैं, उनका भी समावेश यहां पर किया गया। अगला है ला बराबर है लचीली भाषा शैली एवं शब्दों का प्रयोग। इससे हमारा तात्पर्य है कि सूरदास की जो भाषा थी, उनकी जो शैली थी, उस शैली को हम अपनी भाषा शैली में भी यूज कर सकते हैं। और उन्होंने जो शब्द, चाहे वो ब्रज भाषा से संबंधित शब्द लिए हों, चाहे वो अवधी भाषा से संबंधित शब्द लिए हों, उन शब्दों को हम अपने माध्यम से उनका अर्थ निकाल करके और उनकी व्याख्या अपने माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। फिर भा बराबर है भाषा क्लिष्ट। क्लिष्ट मिस होता है थोड़ा सा कठिन एवं मुहावरेदार, एवं मुहावरेदार का प्रयोग। इनकी जो भाषा थी क्लिष्ट थी और मुहावरेदार घुमावटी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। और सा बराबर है संगीतमकता, संगीतमकता की बोधक, की बोधक। बहुत सारी आपने सूरदास की कविताएं पढ़ी होंगी, सूरदास के छंद पढ़े होंगे, सूरदास के दोहे पढ़े होंगे, सूरदास जी के बहुत सारे सोरठे, बहुत सारे बरवे, कुंडलियां, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो उसमें आपको एक चीज पता चली होगी कि लयबद्धता है, क्रमबद्धता है, उतार चढ़ाव है, यानी संगीतात्मकता के ऊपर इन्होंने बल दिया है। फिर स बराबर है सजीवता, सजीवता की झलक। इनकी भाषा शैली में हम ये देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ सजीव हो, कोई चीज निर्जीव नहीं है, सब कुछ सजीव हो। का बराबर है कठिन शब्दों का
कठिन शब्दों का कम से कम प्रयोग, कम से कम प्रयोग। इन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ब्रज भाषा से संबंधित अगर कोई शब्द लिया है, अवधी भाषा से संबंधित अगर कोई शब्द लिया है, तो इतना कठिन शब्द वो नहीं है, क्योंकि हर जगह आजकल अवधी भाषा, ब्रज भाषा और जहाँ तक कि ये अपभ्रंश खड़ी बोली से हमारा तात्पर्य है, वो हर जगह बोली जाती है, तो आसानी से उन चीज़ों को हम समझ भी सकते हैं। भाषा क्लिष्ट है, लेकिन कठिन शब्दों का प्रयोग इन्होंने कम से कम किया है। भा बराबर है भावानुकूल, भावानुकूल शब्द चयन, यानी कि जो शब्द चयन जो दिल के उद्गार हैं, जो दिल के भाव होते थे, जो भावात्मकता होती थी, जो भावात्मक शैली होती थी, जिन भावों के माध्यम से सूरदास जी अपने पाठकों को रिझाना चाहते थे, सूरदास जी अपने काव्य के माध्यम से अपने पाठकों को अपने तरफ अंगीकृत करना चाहते थे, उस तरह की शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, उस तरह के शब्दों का यूज इन्होंने किया है। बा बराबर है ब्रज भाषा का अधिकतम प्रयोग, ब्रज भाषा का अधिकतम प्रयोग। सूरदास जी की ये बहुत ही खास बात थी कि उन्होंने ब्रज भाषा के ऊपर अधिकतम प्रयोग किया, यानी ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकतम किया। अगला है धारा प्रवाह, धा से धारा प्रवाह, आलंकारिक, आलंकारिक योजना बद्ध तरीके से वर्णन करना। आपको मालूम है कि अलंकार क्या होता है। अलंकार जहां तक स्त्री से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उनके माध्यम से मैंने आपको बताया कि अलंकार का मतलब होता है गहना, लेकिन अगर काव्य में अलंकारों का प्रयोग न हो, जिस प्रकार से एक सुंदर नारी के शरीर पर सुसज्जित गहनों का आवरण न हो, तो वो नारी इतनी सुशोभिमायन नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हिंदी साहित्य के अंदर, और जहां तक बात है काव्य के अंतर्गत, अलंकार का प्रयोग न किया गया हो, अलंकरण का प्रयोग न किया गया हो, तो हमारी जो लेखन शैली होती है वो बाधित होती है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो भाषा शैली थी, धारा प्रवाह भाषा शैली में आलंकारिक योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने वर्णन किया, चाहे वो शब्द अलंकार के माध्यम से, उनके भेदों के माध्यम से, चाहे अर्थालंकार के जितने भी भेद हैं उनके माध्यम से, चाहे शब्द अलंकार से निहित सन्निहित उनके द्वारा प्रतिस्फुटित अन्य अलंकारों की बातों को लिया गया हो, और चाहे अर्था अलंकार से संबंधित समस्त आंतरिक प्रयोजन सिद्ध संबंधित योजनाबद्ध तरीकों को लिया गया हो, इन्होंने अपनी भाषा शैली में यूज किया है। किसने? सूरदास जी ने। बा बराबर है विशिष्ट शब्दों का चयन, शब्दों का चयन,
सूरदास जी ने कुछ बहुत ही खास खास शब्दों का प्रयोग किया है। विशिष्ट मीन्स बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। वैसे जहां तक मुझे याद है तो आपको मालूम होगा वात्सल्य रस से प्रेरित इन्होंने काव्य लिखा जिसका भावार्थ तो बताना इस समय उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जैसे कहते हैं किलकत कान घुटुरुअन आवत, किलकत कान घुटुरुअन आवत, ऐसे ऐसे शब्दों का समावेश, ऐसे ऐसे शब्दों को इन्होंने यूज कर दिया है जिनके माध्यम से इनकी भाषा शैली और इनकी भाषा योजना बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेंडेंसिव, बहुत ही शुद्ध एवं सात्विक एवं परिमार्जित है। रा बराबर है रसिकता, रसिकता, रसिकता से हमारा तात्पर्य है रसों का प्रयोग किया है, चाहे इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और चाहे वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, चाहे संयोग श्रृंगार का, चाहे वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है, लेकिन काव्य है तो काव्य के अंतर्गत रसों का प्रयोग इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। अगला है सा बराबर सजीवता। ऐसा लगता है इनके काव्यों को पढ़ने से, इनके काव्य को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इनके काव्य सरल और सजीव हों। काव्यों को पढ़ करके लगता है, जैसे मैंने बताया ना, किलकत कान घुटुरुअन आवत, ऐसा लगता है कि कान्हा जी किलकारी भरते हुए घुटनों के सहारे आ रहे हैं। कहते हैं उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऐसे बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने काव्य में यूज की जिससे ऐसा लगता है कि जीवन है उसके अंदर, सजीव है, निर्जीवता का कोई भाव ही नहीं है। हालांकि ये काव्य है, भावात्मकता के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है, ज्यादा बल दिया जाता है कितना हम अपने भावों को स्पष्ट कर सकें, कितनी चीजों को का हम समावेश कर सकें, लेकिन इनके काव्यों में ऐसा कुछ नहीं है। अगली है सामान्य, सा बराबर बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग, भाषा का भी प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। मा बराबर है मनोरम भावों की, मनोरम भावों की अभिव्यक्ति, बहुत ही सुंदर भावों की अभिव्यक्ति, बहुत ही सुंदर मनोभावों का चित्रण सूरदास जी ने अपने हिंदी काव्य के अंतर्गत किया है। अगला है या बराबर यह भाषा आलंकारिक, आलंकारिक मैंने बताया है, कारिक एवं छंदात्मक, छंदात्मकता का प्रतीक। मैंने बताया कि रस छंद अलंकार से उत्प्रेरित भाषा सूरदास की है। दा बराबर है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, भावात्मक, भावात्मक विचारों की अभिव्यंजना, ठीक है, अभिव्यंजना, दूर तक, बहुत ही दूर तक भावात्मक विचारों की अभिव्यंजना सूरदास जी ने की है। और गा से है गोवर्धन, गोवर्धन, मथुरा,
आगरा, रुनकता एवं वृंदावन की भाषाओं का मिश्रण गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, आगरा, रुनकता इत्यादि भाषाओं का इन्होंने मिश्रण अपने भाषा शैली के अंदर किया है, भाषा योजना के अंदर किया है। तो जहां तक बात है सूरदास के जीवन परिचय से संबंधित यहाँ क्वेश्चन नहीं है। जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में दे दिया है, लेकिन सूरदास जी की जो भाषा शैली है उस भाषा शैली में, उस भाषा योजना में किन किन चीजों का समावेश किया है, किन किन चीजों का समावेश किया गया है, इसके लिए मैंने एक सूत्र बना दिया। सूरदास हो चाहे कबीर दास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो बिहारी दास हो, चाहे वो मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के रचयिता जी हों, ये कवि हैं। भावात्मकता को इतनी प्राथमिकता ये लोग देते हैं जिनके माध्यम से पूरी पाठकों की जिज्ञासाओं को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो एक मेरा सूत्र है, सलिल भी शशांक भी बुधवार से समय देंगे। सलिल भी शशांक भी बुधवार से समय देंगे। तो पहली साहित्यिक परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा, दूसरी लोकोक्तियों वाली भाषा, तीसरी लचीली भाषा शैली एवं शब्दों का प्रयोग, चौथी भाषा क्लिष्ट एवं मुहावरेदार का प्रयोग, पांचवी संगीतमकता की बोधक, छठी सजीवता की झलक, सातवीं कठिन शब्दों का कम से कम प्रयोग, आठवीं भावानुकूल शब्द चयन योजना, नवीं ब्रज भाषा का अधिकतम प्रयोग, 10वीं धारा प्रवाह अलंकारिक योजनाबद्ध तरीके से, 11वीं विशिष्ट शब्दों का चयन, 12वीं रसिकता, 13वीं सजीवता और 14वीं सामान्य बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग, 15वीं मनोरम भावों की अभिव्यक्ति, 16वीं यह भाषा अलंकारिक एवं छंदात्मकता का प्रतीक, 17वीं दूरदृष्टि भावात्मक विचारों की अभिव्यंजना और 18वीं गोवर्धन, मथुरा, आगरा, रुनकता एवं वृंदावन की भाषाओं का मिश्रण। तो ये सूरदास की भाषा शैली से संबंधित, भाषा योजना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकेंड ईयर, कभी भी इंटर, हाई स्कूल, किसी चीज में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, अगर आता है और इतनी हेडिंग्स आपको मिल जाती हैं, तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप इतनी हेडिंग के द्वारा अगर क्लेरिफिकेशन देंगे तो निसंदेह आप अधिकतम से अधिकतम अंक अर्जित करने में कामयाब होंगे। दैट्स ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। और एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लोगों तक इसको पहुंचाते रहिए, पाठकों तक इसको पहुंचाते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। मैं आपका एस श्रीवास्तव टीचर, आपका सहयोगी, आपका साथी, आपको पग पग, एक एक पल पल चेष्टा परक तथ्यों से अवगत कराते हुए आपको अग्रिम करने का अच्छा रास्ता ढूंढता रहूँगा, सजेस्ट करने का रास्ता ढूंढता रहूँगा। मेरे जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो सब सूत्र से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो जिस
मीडियम से संबंधित हो और चाहे वो जिस तरह से संबंधित हो, चाहे वो जैसा भी हो, तो आप लोग पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।